गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि आज हमारा 6th क्लास का हिस्ट्री का जो आपका लेक्चर है वो आपका प्रारंभ होने जा रहा है। और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर दो देख रहे हैं, आखेडक खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादक तक। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को जो अभी तक जो 2 लेक्चर हुए हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, उनको आपको देखा होगा। आज हम लोग लेक्चर 3 की अपनी बात करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आरंभिक मानव की जो स्थिति है, मानव किस प्रकार से अपने भोजन को, अपने खाद्यान्न को आपका संग्रह कर रहा है, कैसे शिकारी से वो भोजन संग्रह करना सीखा और संग्रह से कैसे वो आपका भोजन उत्पादक यानी कि वो आपका कृषक बन गया, आपके पशुपालक बन गया। उस पूरी कहानी को हम लोग, उस पूरे फ्रेज को, उस पूरे युग को, उन सारी बातों को हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत इसमें आपका पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से फोकस कर आप पूरे लेक्चर को देख रहे हैं, आप उसको रेडी हैं पढ़ने के लिए। क्लियर है बच्चों? ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से अपनी क्लास को कर रहे होंगे। चलिए, ज्यादा समय लेते सीधे हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि जो हम लोग आपका लेक्चर पढ़ रहे थे, उसी लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपका देखे थे, देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देखे थे कि एक नवीन जीवन शैली, कि वो आपकी नवीन जीवन शैली क्या थी, उस नवीन जीवन शैली का हम लोग आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? क्या बात कर रहे थे हम? जो आपकी जीवन शैली थी, हम लोग उसकी आपकी बात कर रहे थे कि हमारी नवीनतम जीवन शैली क्या है। उस विषय में हम लोगों ने आपकी अपने लेक्चर के अंतर्गत अपनी चीजों में सारी बात की थी। क्लियर है? कैसे हम लोग बर्तनों का प्रयोग कर रहे थे, हम कैसे टोकरियां बना रहे थे, कैसे जमीन के गड्ढे खोद के उसके अंतर्गत आपका रह रहे थे। और हमने एग्जाम्पल भी देखा कि जम्मू कश्मीर में आज भी लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के मौसम में नीचे जो हमारी धरती है उसके अंदर गड्ढे खोद कर रहते हैं। क्लियर है? आइए आगे हम लोग बात करते हैं वो अपने टॉपिक के अंतर्गत, और हम लोग जानेंगे इसी टॉपिक में कि क्या कैसे स्थिति है, क्या सब चीजें हैं, उनको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे और इसको आपका सीखेंगे। देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, कह रहे जो जानवर थे जो आपके घूमते फिरते रहते थे, चलते फिरते थे, वो क्या थे? खाद्य भंडार थे। अब देखिए, जो आरंभिक मानव था वो अपनी सारी चीजें शिकार के माध्यम से ही जो अपना भोजन था वो उसको प्राप्त किया करता था। आगे देखते हैं, जानवर बच्चे देते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि जो जो जानवर हैं वो अपने आपका बच्चे देते हैं और उनसे हमको क्या मिलता है? जो उनके वो अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं। और भोजन का एक दूसरा स्रोत क्या होता है? दूध। इसका उपयोग भी हम लोग आपका देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन हमें क्या मिलता है? इसके अतिरिक्त जानवरों से हमको भोजन मिलता है, दूध, और बहुत सारे हम लोगों को मिलता है। बहुत सारी ऐसी बात की चीजें हैं जिनसे हमें इन सब चीजों के बारे में मिलता है। अब देखिए, हम लोग कल जब देख रहे थे कि कैसे मानव स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ रहा था और उसमें मानव अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहा था, घर बनाकर रह रहा था, गड्ढे को नीचे बनाकर रह रहा था। जम्मू कश्मीर में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखे थे और साथ में ये भी पढ़े थे, ये जो स्थिति है कि सर्दी के मौसम में जब हम लोगों ने आग की खोज की थी, हमें पता लगा कि आग हमको घर के बाहर और घर के भीतर दोनों स्थिति मिली है। तो हमने आकलन किया कि लोग क्या किया करते थे कि सर्दी के मौसम में अपना खाना अंदर बनाते थे घर के बाहर, और गर्मियों में घर के बाहर बनाते थे। क्लियर है? कुछ हम लोगों को ऐसे पत्थर मिले हैं जो कैसे हैं? नव पाषाण युगीन है। क्लियर है? जैसे ये सारी पत्थरों की इमेज जो थी हम लोगों ने आपका कल के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने आपको देखी थी। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे नव पाषाण काल में कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन जो थे वो हमको पाए गए थे, और हमने देखा कि बहुत सारे बर्तन क्या थे? अलंकृत थे। अलंकृत का मतलब था उन पर डिजाइन बने हुए थे। आप बिल्कुल सरलता में समझिए, तो उन पर डिजाइन था, विशेष कलर से उन पर कुछ आपका डिजाइन किया होता। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो आपका बर्तन का प्रयोग है वो आरंभिक मानव अपने खाने के लिए उस बर्तन का प्रयोग आपके करने लग रहा है। ठीक? कैसे वो अपने बर्तन का प्रयोग बढ़ाता है? बर्तन के प्रयोग के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, गेहूं, चावल, दलहन जैसी आहार, ये जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, ये सारी चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। क्लियर है? ये हमको देखना है। ठीक, आइए हम लोग इससे आगे आपकी बात करते हैं। यहां से शुरू कर रहे हैं। तो और हम लोगों ने ये भी आपका देख लिया था कि स्त्री पुरुष दोनों ही संग्राहक के रूप में थे, कैसे काम कर रहे थे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म मतलब छोटा, निरीक्षण मतलब इंक्वायरी, इन्फेक्शन होता है। क्लियर है?
कि आपकी चीज को कैसे जांच पड़ताल करते हैं, कैसे आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब देखिए, मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो, और मैं आपको मेहरगढ़ बताया था कि मेहरगढ़ कहाँ है। अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो आपको मेहरगढ़ स्पेशल आपको दिखाई देगा मानचित्र के अंतर्गत। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, बेलन दर्रे के पास का हरा भरा समतल स्थल है। कह रहे कि अगर आप मेहरगढ़ को देख रहे हैं तो जो आपका मेहरगढ़ है ये क्या है, अगर आप मेहरगढ़ से ईरान जाएंगे तो उस तरफ जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है और हरा भरा आपका समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। इन लोगों ने क्या सीखा कि जहां पर स्त्री पुरुषों को सबसे पहले आप देखेंगे गेहूं जो उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं और हम लोगों को क्या मिला है कि इसी स्थान पर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपके जानवर हैं जिनके अवशेष हम लोगों को आपके प्राप्त हुए हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी भी हैं। कह रहे कि जो उनको मेहरगढ़ में जो हमारे पुरातात्विक हैं उनको जो अस्थियां मिली हैं, जो जिनको हम हड्डी बोलते हैं, जो अस्थियां मिली हैं, जो हड्डियां मिली, उन हड्डियों में आपके बहुत सारे प्रकार के जानवरों की हड्डियां उनमें मिक्स हैं। उसमें जंगली सुअर भी है, जंगली जानवर भी हैं, भेड़ बकरियां, इन सब की जो हड्डी हैं वो आपके शामिल है। मेहरगढ़ के इलाके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कह रहे कि अगर आप मेहरगढ़ को देखते हैं तो मेहरगढ़ में जो घर का अभिषेक है, जो आपके मकान बनाने का अभिषेक है, वो क्या है, वो आपके चौकोर भी हैं और कैसे भी हैं, आयताकार। यानी कि दोनों स्थिति में आप उनको देखेंगे कि दोनों स्थिति में घर अवशेष हम लोगों को मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। क्या मिले हैं? प्रत्येक जो आपका घर है उसमें क्या मिले हैं, आपका उससे 4 से ज्यादा कमरे मिले हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ ही जो है आप वो सारे भंडारण के काम आते थे। यानी कि आप ये घर देखोगे तो इन घरों में ये लोग अपना अनाज वगैरह या कुछ जो भी अपनी फसल कर रहे हैं या फिर जो भी अपना शिकार किया, उन्होंने कुछ खाद्य संग्रहण किया, उनको क्या करते थे, उनको इन मकानों में अपना प्रिजर्व करते थे, उनको संग्रहण करते थे, ताकि जब उनके समय में मान लीजिए वर्ष में कोई भी ऐसा समय आए जब उनके पास खाद्यान्न ना हो, तो जो उन्होंने भोजन इकट्ठा किया है उस भोजन को वो अपने प्रयोग में ला सके। अब देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब आप देखिए, पहले क्या मानता थी कि, और आज भी है कि आप देखिए कि जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। तो दूसरे जन्म के साथ वो एक हमारी अलग फिलॉसफी है, हमको उसमें नहीं जाना है फिलहाल। तो हमको अपने चैप्टर में देखना है कि जब व्यक्ति मरता था ये लोग क्या करते थे, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो व्यक्ति की मृत्यु के साथ कुछ उसके खाने पीने का सामान वो क्या करते थे, वो उसके साथ रख दिया करते थे। क्या करते थे? वो उसके साथ रख दिया करते थे, ताकि उनका एक अपना था कि व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके लिए खाने पीने की आवश्यकता होगी, कुछ चीजें उसके लिए आपकी सिंपैथी आस्था होती थी, उसके लिए उसके पास रख दिया करते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्र मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया, संभवतः परिलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की चित्र आप लोग देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चित्र देखिए जो आपका घर बना हुआ है। देखिए, इस प्रकार के आपके चकोर घर है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है बिल्कुल समान है, आपको दिखाई देगी। ठीक, अब देखिए, अब ये एक आप कवर देखिए मेहरगढ़ की, ये जो मानव कंकाल यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मानव कंकाल को देखिए। इसके साथ ही आपको क्या मिले हैं, और जानवरों के अस्थि पंजर भी मिले हैं। यानी कि मानव के साथ आप देखेंगे कहीं, जैसे कि हम लोगों ने मगध में देखा था कि वहां क्या था, मानव के साथ आपके कुत्ते को दफनाया गया था, कहीं बकरी को दफनाया गया था, कहीं भेड़ को दफनाया गया था, तो कहीं जो मानव की मृत्यु हो रही थी उस समय उनके साथ कुछ मृत भांड, कुछ बर्तनों को, कुछ खाने पीने की चीजों को उनके साथ दफनाया गया होगा। अब कह रहा है कि मेहरगढ़ का
कवर चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? करे कौन सा कंकाल है जो आपके बकरी का है, क्या आप उसको पहचान सकते हो? तो बच्चों हम बिल्कुल पहचान सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मानव को दफन किया जाता था। लेकिन आज की तारीख में आप देखें तो देखिए हर संस्कृति में, हर धर्म में अंतिम संस्कार करने का एक अलग अपना नियम कर्म है। आप कहेंगे हर समाज में और हर धर्म में जो अंत्येष्टि है उसका नियम कर्म अलग अलग दिशा में होता है। कोई जलाता है, कोई अपना दफनाता है, कोई आपका जल प्रवाह करता है, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखिए इससे चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने इतनी स्थिति को पूरा पढ़ लिया कि कैसे वो आपका दफनाते थे, क्या सारी चीजें थी, कैसे उनको क्या कर रहे थे। अब हमको क्या करना है बच्चों, एक बॉक्स हम लोगों को मिला था, हम लोगों को उस बॉक्स को थोड़ा सा आपका देख लेना है और हम लोगों को इसको पढ़ना है। देखिए नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विक से बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को तो वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी कि जो आरंभिक काल था, जो आपका इनिशियल जो आपका टाइम था, उस इनिशियल टाइम को हमने क्या कहा है, पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरानी यानी के पुरा यानी के प्राचीन, पाषाण यानी के पत्थर से बना है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने इसमें शब्द यूज किया पुरा तो इसका मतलब है पुराना, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ध्यान रखिएगा बच्चों, कैसा है, पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व आपका बताता है, और कह रहे हैं कि जो आपका ये पूरा पाषाण काल है, इससे क्या पता लगता है कि जो हमको पुराने पत्थर मिले हैं उनके जो औजार हैं उसके महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से लगभग 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले और जो 12,000 उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहा था, उस टाइम पीरियड को आप कह सकते हैं वो कौन सा था, पूरा पाषाण काल था। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कह रहे कि हम जो आपका पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड 20 लाख वर्ष है, उसको भी हम 3 में पढ़ते हैं, जैसे आरंभिक का, मध्य का और उत्तर का। पूरा पूरा पाषाण युग, यानी कि हमने पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार। आपको ध्यान रखना है, कितने में, 3 में। ये देखिए आपको पता होना चाहिए हमने 3 में किया। अब देखिए मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटी गई थी। कह रहे कि जितना भी मानव इतिहास है, ह्यूमन हिस्ट्री जो भी है, उसके 99% जो भी हिस्टोरी हैं वो सब इसी टाइम पीरियड की हैं, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले। और कह रहे कि यही वो काल है जिसमें हमको एनवायरमेंटल आपको चेंज देखने को मिले। मेसोलिथिक यानी कि मध्य युग, मध्य पाषाण युग, यानी कि पूरा पाषाण के बाद आने वाला युग कौन सा है, मेसोलिथिक। इसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक पहले माना जाता है। कितना माना जाता है, 10,000 से 12,000 जो साल है उसके बीच माना जाता है। इस काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइकोलोथिक यानी कि लघु काल भी कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे, हंसियां और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ ही में पूरा पाषाण काल युग औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपका नव पाषाण काल। नव माने नया, पाषाण माने पत्थर, युग माने काल। क्लियर है। नव पाषाण का मतलब क्या होता है, हमने कुछ स्थानों पर नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थलों के उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हम ज्ञात नहीं है कि उस काल में अनेक नाम क्या रहे होंगे। तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि देखिए जितना भी आरंभिक मानव है, जो मानव का विकास है, उसको हम 3 भाग में पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वो टाइम है जब मानव आपका शिकार कर रहा था। क्लियर है, गुफाओं में, आपका जंगलों में रहता था, वनों में रहता था। ठीक है, गुफाओं में रह रहा था। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मानव में कुछ और बहुत सारे प्रवृत्ति में आपका बदलाव देखने को मिला, क्लाइमेटिकल चेंज आपको देखने के लिए मिला, यानी कि मानव की जो विकास दर है वो इस काल में आके बढ़ी।
जो पत्थरों का प्रयोग था उसके आकार और स्थिति में घटाव यानी कि कमी दर्ज आई, यानी कि छोटे हो गए। वो पत्थरों को मुट्ठी के रूप में, लकड़ी का हथियार, डंडे बनाने, हत्थे बनाने के रूप में प्रयोग कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो नव पाषाण काल में प्रवेश करता है, यानी कि 10,000 के साल के बाद, तो उसको आग जलाने की जो आपकी वो थी बच्चों, कि जो आग, अग्नि का आविष्कार था वो उसके यहाँ हुआ, पहिए का आविष्कार उसके समय में हुआ। तो ये कहेंगे नव माने नया, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि नए पत्थरों का युग था उसमें। ठीक, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टडी है इसमें आप पूरा देखिएगा, आरंभिक मानव में हम लोग क्या करते हैं, पत्थर की ही स्टडी करते हैं कि कौन समय में ये कैसे औजार बनाए गए थे, कैसे मृत बांध रहे थे, क्या हड्डियां थी, कहां से क्या प्राप्त हुआ, किस आधार का खाद्यान्न था, किस प्रकार जीवन संग्रहक थे, कहाँ बस रहे थे, कहाँ प्रारंभिक नगर थे। इन सब चीजों को हम लोग इन्हीं चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? तो मेरी भी आपसे उम्मीद है कि आप सब बच्चे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग जानते रहेंगे कि किस तरह से युगों का जो है वो आपका सेपरेशन है, कैसे उन समय को आपका हम लोगों ने बांटा है, कैसे हमने डिवाइड किया है। अब देखिए, बसने की प्रक्रिया का थोड़ा सा हम लोग आपका पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब मानव खेती और जब आपका पशुपालन कर रहा था और इसके बाद आप देखेंगे स्थायी जीवन, तो उनके साथ हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिनको हमको आपको पढ़ना है। देखिए, बसने की प्रक्रिया में थोड़ा सा एक पहलू है, उस पहलू को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। कह रहे कि आप कहीं आप पौधे लगा रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि आप बसने की प्रक्रिया में हैं, आप सेटल होने की प्रक्रिया में। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। कह रहे कि जो हमने जानवर एक्सेप्ट किए हैं, चाहे वो पौधे हो या पेड़, वो जो हमारे जंगली जानवर होते थे उनसे बिल्कुल कैसे होते थे, उनसे बिल्कुल आपका डिफरेंट होते थे। कैसे होते थे? बिल्कुल अलग होते थे। क्लियर है? इसी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, यानी कि वो ऐसे पौधों का सिलेक्शन करते थे, ऐसे आपके पेड़ों को अपने पास रखते थे जिनको पता है ये बीमार नहीं होंगे, ये खराब नहीं होंगे, इनमें जो ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। यह नहीं, लोग यही पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने या बड़े अनाज पैदा हो। वो कैसे चुनते थे? अगर वो उन पेड़ों को लगाएंगे, उन पौधों को लगाएंगे जिनसे जो अनाज हो, उसके जो दाने होते हैं वो कैसे हो? बड़े हो, यानी कि जो फल हो बड़ा हो, साइज में, आकार में बड़ा हो। साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। और ये भी देखना था कि जब वो पक जाए तो जो उनकी डंठल होती है, मतलब जो उनकी टहनियां होती हैं, उस वजन को उनके पकने के बाद उसको सहन कर ले, ये देखना होता था। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रखें। और क्या करते, अगर ऐसे पौधे होते थे, ऐसे बीज होते थे, तो वो उनको प्रिजर्व कर रखते थे ताकि उनको बिल्कुल क्या कर सकें, बिल्कुल आपका सुरक्षित रख सकें, उनको सुरक्षित तरीके से आपका उनको देख सकें। तो ये हम लोगों को आपका देखना था। ठीक, यही जानवरों को आगे प्रजनन के लिए तो चुना जाता था। कह रहे इसी प्रकार आप देखेंगे जो जानवर हैं, उन जानवर का जो आपका प्रजनन था उसी का आधार पर उनको चुना था। यह आमतौर पर अहिंसक होते थे, हिंसक नहीं होते थे, मतलब वो ऐसे नहीं कि वो किसी को मार दें, किसी कुछ नुकसान पहुंचा दें, वो इस प्रकार के आपका नहीं हुआ करते थे। ठीक है, आपको ये भी देखना है। अब देखिए, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। और कह रहे हैं कि यही कारण है कि आप जो पालतू जानवर आपका होगा, जो जंगली जानवर होगा, अगर आप उनके सींगों का मेजर डिफरेंट करेंगे तो आपको सामने निकल कर सामने आएगा कि जंगली जानवरों के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, आप ध्यान देंगे, वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि जिनको हमारे पालतू होते हैं उनके आपके लंबे नहीं होते। ठीक है,
इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर है और कौन सा पालतू सुअर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो बसने की प्रक्रिया की ही वजह से है। कह रहे जो आज हम खाना खा रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, और जो भी हमारा फूड चेन का पार्ट है, उसमें सब कहीं ना कहीं जो हमारी बसने की प्रक्रिया है वो बड़ा अपना अहम रोल निभाती है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। कह रहे कि अगर अगर आप लोग सारी कृषि फसलों को देखें तो इन बाप के कृषि फसलों में अपनाई गई गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह से सबसे पालतू जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी का नंबर आता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग पालतू जानवरों की बात करें तो पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद जो है आपका भेड़ बकरी का नंबर आता है, फसलों में गेहूं जौ के बाद औरों का नंबर आता है। ये आप लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देख चुके थे बच्चों। क्लियर है कि कैसे ये सारी व्यवस्थाएं थी, कैसे मृतक था। अब देखिए, अब एक चीज हम लोगों को थोड़ी सी बात का समझनी है। देखिए, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। अगर आप फ्रांस को देखोगे तो देखिए आपके जो महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप का ही एक देश है आपका फ्रांस। आप उसको देखें, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह से लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच की मानी जाती। कह रहे कि जो चित्र हैं यहाँ से लगभग 10,000 या 20,000 साल पहले की हैं। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं, और इसमें है क्या कि बहुत सारे जो जानवर हैं उनके चित्र हैं। क्लियर है, हमको ये देखना है कैसे हैं। क्लियर है। अब जैसे इसमें घोड़े हैं, गाय हैं, भैंस है, गेंडा है, आपका रेंडियर है, बारहसिंगा और सुअर है। गहरे चमकीले रंगों में आपके चित्रित है। यानी कि कैसे रंग हैं, गहरे और चमकीले आपके इसमें कैसे हैं, गहरे और आपके चमकीले इसमें कैसे हैं चित्र हैं। तो आप इनको सारे को जो है बच्चों देख सकते हैं। क्लियर है। तो आज के चित्र के अंतर्गत जो जो सारी चीजें हैं आप उनको देखेंगे बहुत अच्छे से, वो आपको समझ आएगी और वो आपको दिखाई देगी कि किस तरह से जो आरंभिक मानव है, जो उसकी बसावट है, वो हम लोगों को आपको देखने के लिए मिली। क्लियर है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से करा होगा। कल के जो है जो शेष बच्चा है उसको हम लोग आपका नेक्स्ट आपका लेक्चर में देखेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।